ठीक है, रोलेट एक्ट। हम एक एक बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा संक्षिप्त में सारी बात कह देता हूँ, उसके बाद में हम इसको समझना शुरू करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच में चला था, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेज़ या यूँ कहे कि इंग्लैंड जर्मनी से कई बार पराजित भी हुआ था। ऐसी स्थिति में जर्मनी से कई भारतीय युवा प्रभावित थे और वो ऐसा चाहते थे कि भारत के अंदर इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां करके और ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाल दें और भारत आज़ाद हो जाएगा। इस विचारधारा के कुछ अति उत्साही युवा लोग थे भारत के अंदर, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लाहौर षड्यंत्र केस, बनारस षड्यंत्र केस हमने पढ़ा ना, रास बिहारी बोस वगैरह में, ये सारे उसी के परिणाम थे। स्पेशली लाहौर षड्यंत्र केस फर्स्ट, रास बिहारी बोस की जो पूरी योजना थी जो हमने पढ़ी थी, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकना हो, ये सारी बातें। तो 1908 तिलक जब जेल में गए थे, तिलक जेल में जाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर जो उग्रपंथी लोग थे, जो युवा थे, उनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था, और वो क्रांतिकारी जितने भी थे और अति उग्र हो गए थे, मतलब बंदूक की भाषा में बात कर रहे थे। वामपंथी इतिहासकारों ने उनको आतंकवादी नाम दिया। क्रांतिकारी आतंकवाद वामपंथी इतिहासकार कहते हैं। राष्ट्रवादी कहते हैं कि अति उग्र गर्मपंथी थे, गर्मपंथ में भी अति उग्र थे, बहुत ही यंग ब्लड था वो। 1908 के बाद से शुरू हो गया था ये। 1908 से आप यूँ कहिए कि जितने भी नासिक हत्याकांड हुआ हो, चाहे वो आपके बहुत सारे और भी कांड हुए, हार्डिंग के ऊपर बम कांड हुआ हो, ये सारे यंग ब्लड था, और 20-22 वर्ष की उम्र और उससे कम उम्र के बच्चे थे सारे के सारे। और इन्होंने 1900 यूँ कहिए कि 14-15 तक इन गतिविधियों को अंजाम दिया। और 1915 के अंदर जब लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, वो जो पूरी प्लानिंग बनाई गई थी रास बिहारी बोस में, आप सुन लेना अच्छे से वापस वीडियो, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई कि कुछ ऐसा कानून लाया जाए जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन किया जा सके। तो 1915 के अंदर इंडियन डिफेंस एक्ट लाया, भारतीय रक्षा अधिनियम 1915। ये स्पेशल अधिनियम था, स्पेशल प्रोविज़न था, जो आप ऐसे कह सकते हो कि अस्थायी रूप से था कि वर्ल्ड वार वगैरह ये सारी स्थिति खत्म हो जाएगी तब वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इंडियन डिफेंस एक्ट लाया था। डिफेंस एक्ट में इन क्रांतिकारी गतिविधियों का उन्मूलन करने के लिए ब्रिटिशर्स जो भारत में थे उनको विशेष शक्तियां दी गई थी। अब वर्ल्ड वार ख़त्म होने को आया था, 16-17 पहुंच गया था, 1917 तक बात आ गई। अब 1917 के अंदर जब वर्ल्ड वार लगभग काफ़ी कमज़ोर हो गया था, उस समय ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब कुछ स्थायी प्रावधान करने चाहिए भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए। तो इंडियन डिफेंस एक्ट 1915 का स्थान लेने के लिए, इंडियन डिफेंस एक्ट 1915 के स्थान पर कौन सा ऐसा कानून बनाया जाए, उसके लिए सिडनी रोलेट जो आप देख रहे होंगे, ये जस्टिस थे वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, न्यायाधीश थे, और न्यायाधीश सिडनी रोलेट के नेतृत्व में 1917 के अंदर एक कमेटी बिठाई, कमीशन बिठाया, जिसे रोलेट कमीशन बोलते हैं। इस कमीशन के सामने दो चीज़ें थी। पहली ये बात थी कि आपको पीछे की जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, लाहौर षड्यंत्र केस विशेष तौर पे, उनके ऊपर रिपोर्ट बनानी है कि इन घटनाओं के पीछे के कारण क्या है। दूसरा, आपको वो परामर्श देने हैं, वो सलाहें देनी है जो, या ऐसे कानून की सलाह देनी है जो 1915 के इंडियन डिफेंस एक्ट का स्थान ले सके। और अब जो कानून आएगा वो परमानेंट होगा, डिफेंस एक्ट परमानेंट नहीं था। इन दो उद्देश्यों को लेकर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया। सिडनी रोलेट कमीशन में कुमार स्वामी, पीसी मित्र, दो भारतीय लोग भी थे। अब कमीशन ने अपना काम करना शुरू किया। ये कमीशन कभी भारत नहीं आया। इन्होंने ब्रिटेन के अंदर बैठे बैठे रिपोर्ट बनाई। कैसे बनाई? ब्रिटिश सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट्स थी जो भारत से ब्रिटेन की सरकार को प्रेषित की जाती थी, यहाँ के हाल रिपोर्ट के रूप में वहाँ प्रेषित होते थे,
तो पिछले 4-5 महीने की रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया इसने, जो बंगाल और पंजाब से आई थी रिपोर्ट्स, क्योंकि आतंक की जो घटनाएं हुई थी वो सारी की सारी घटनाएं मोस्टली बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से हुई थी, मतलब बम्बई प्रांत से हुई थी। तो इसने बंगाल और पंजाब की घटनाओं, जो पिछले 5 महीने में रिपोर्ट सारी की सारी जो लंदन पहुंची थी, उन रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद में इसने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इसने कहा कि हमारे कानूनों की कमज़ोरी के कारण हमारे पास फौजदारी कानून बड़े कमज़ोर हैं और उन कानूनों का भय नहीं है भारतीयों में, और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा लेते हुए भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है, और उनकी घटनाओं के पीछे या क्रांतिकारी गतिविधियों की अधिकता के पीछे हमारे कानून की कमज़ोरी जिम्मेदार है। कारण बता दिया। अब बात आई परामर्श की कि अब किया क्या जाए। तब इसने कहा कि एक कड़ा से कड़ा कानून लाना चाहिए, ऐसा कानून हो जो फौजदारी कानूनों में संशोधन करे, और इसके बाद इसकी परामर्श के बाद में कमीशन के परामर्श के बाद में इसकी सिफारिशों के बेस पे 2 कानून बनाए। 1918 की बात है ये। पहले इसकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी कमीशन की, इसके बाद में 2 कानून बनेंगे, और दोनों कानून बने। पहला जो कानून था वो था आपके एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट का मतलब पहले वो बिल था, और दूसरा इंडियन पैनल कोड के अंदर जो फौजदारी अधिनियम थे उनको थोड़ा सा फौजदारी जो व्यवस्था है उनको थोड़ा संशोधित करना था। इसकी सिफारिशों पर 2 कानून बनाए, और उन दोनों कानूनों को 1919 के अंदर वायसराय की काउंसिल में रखा। भारत के जो भी वायसराय की काउंसिल में जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उस विरोध के बावजूद भी अंग्रेज़ों के बहुमत के कारण वो कानून पास हो गया। इंपीरियल लेजिस्लेशन काउंसिल के अंदर ब्लैक बिल नंबर 1 पास हो गया, जिसे अपन काला कानून कहते हैं। इसमें संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार व्यक्ति अपना वकील नहीं कर सकता था, मतलब वो कोई दलील नहीं दे सकता था। साथ में ये व्यवस्था की गई कि ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उनका मामला सीधा हाई कोर्ट में चलाया जाए, नीचे के सत्र कोर्ट में मामला जाना ही नहीं चाहिए, ताकि वो अपील की भी उसके पास कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा कोर्ट तो हाई कोर्ट था उस समय। और हाई कोर्ट में अगर वहाँ पे आप सीधा वहीं केस लड़ोगे तो अपील कहाँ करोगे आप? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होगी और मामला त्वरित रूप से निपट भी जाएगा। तो ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ऐसा कानून लाया, और बिल जैसे काला कानून कहा गया, और यह कानून जो है वो आपके कानून नंबर 1 पास हो गया। ज़्यादा विरोध को देखते हुए कानून नंबर 2 पास नहीं हो पाया, वो वापस ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इस कानून को सरकार ने पारित करवा दिया। और पारित करवाने के बाद में इसको, ये कानून 19 मार्च को पारित हो गया, और 21 मार्च को भारत में इसको लागू भी कर दिया गया। ये था रोलेट कानून। अब इसके विरुद्ध स्वाभाविक है प्रतिक्रियाएं होगी, और उस समय गांधी जी की नई नई एंट्री हुई थी भारतीय राजनीति में। अभी तक गांधी जी ने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा 3 आंदोलन ही किए थे, और 1918 तक की बातें गांधी जी ने देख ली थी। तीनों आंदोलन गांधी जी सैद्धांतिक रूप से सफल हुए थे। लगभग 18 तो इस आंदोलन तक ही चला गया था, और 19 में ये घटना शुरू हो गई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन के जब ड्राफ्ट को देखा, तो उसके बाद गांधी जी ने मार्च के अंदर 1919 साबरमती आश्रम में पहली बैठक बुलाई इस आंदोलन के विरोध में। इस जो कानून पारित होने वाला था, उस समय तक विधेयक ही था, इसके विरोध में गांधी जी ने बैठक बुलाई, एक सभा बुलाई, जिसे सत्याग्रह सभा नाम दिया गया। 24 मार्च की बात है। सत्याग्रह सभा नाम दिया। सत्याग्रह सभा में बम्बई प्रांत, गुजरात, यहाँ के होम रूल
लीग के जितने सदस्य थे सारे शामिल हो गए, कांग्रेस के सदस्य भी थे, स्थानीय लोग भी थे। गांधी जी खुद सभा के अध्यक्ष बने।